आइए दोस्तों मिलकर और एक नए क्लास की शुरुआत करते हैं और इस क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक कवर कर रहे हैं दोस्तों जो महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं दोस्तों जो कि घरेलू हिंसा अधिनियम से लगातार एक नहीं बल्कि तीन तीन चार चार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। सो इस क्लास को हम इस प्रकार से कवर करेंगे दोस्तों जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सो इस क्लास को आप अच्छा से देखिएगा और आपको बहुत ही समझते हुए एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है दोस्तों। सो एक एक नंबर आपका यहाँ से पक्का होगा। सो आइए मिलकर इस क्लास की शुरुआत करते हैं और हम समझते हैं दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम को। सो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम की ओर। और आप सभी को पता है दोस्तों कि घरेलू हिंसा अधिनियम क्यों आया और भारत सरकार ने इस अधिनियम को क्यों पारित किया और कब पारित किया और क्या कारण रहा इसका और इससे क्या जो है फायदा हुआ और कहीं ना कहीं समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये पूरा फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं वो पॉइंट ज्यादा आपको बताने का प्रयास करूंगा जो अभी फिलहाल में महिला पर्यवेक्षक में पूछे जा रहे हैं और जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, वो पॉइंट मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा। और ये क्लास वो क्लास है दोस्तों जो एक प्रकार से फिल्टर क्लास है जो आपका एक रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सो यदि हम बात करें दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम की जो कि ये 2005 के अंतर्गत आया आया है और ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये हिंसा को रोकने के लिए या फिर जो समाज में बहुत सारे ऐसे जो महिला वर्ग हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है या उनको परेशान किया जाता है, उसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत एक अधिनियम लाया जिसे कहा जाता है घरेलू हिंसा अधिनियम। और इस अधिनियम की शुरुआत यदि हम देखें दोस्तों सुबह से, तो ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आता है, लेकिन पूरे भारत में जो यह अधिनियम लागू किया गया था दोस्तों वो किया गया था 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, सो यहाँ पे दो डेट आपके सामने आ रहे हैं। पहला डेट आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछ ले कि 2005 में यह अधिनियम आया था, उसके बाद में आपसे पूछ सकता है सेकंड पॉइंट क्या कि इस अधिनियम को भारत में यानी कि सभी स्टेटों में कब लागू किया गया, या फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत में पूरी तरह यानी कि पूरी तरह से कब लागू किया गया था। सो ये किया गया था दोस्तों 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, सो ये डेट आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये अधिनियम खासकर हिंसा से जो पीड़ित महिला वर्ग हैं उनको जो है सुरक्षित करने के लिए ये अधिनियम यहाँ पर लाया गया था, जिससे कि महिलाओं को मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक और यौन हिंसा में जो शामिल यानी कि शामिल रूप से जो है उनको प्रताड़ित किया जाता था। सो इस प्रकार की जो प्रताड़ना है उनको रोकने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पे एक अधिनियम लाया जिसे कहा जाता है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ठीक है, तो इससे आप कनेक्ट कर पाए होंगे दोस्तों कि घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है, क्यों लाया गया। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जहां से क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। यदि हम इसको सरल और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम को, सो इस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने तीन जो है मुख्य मुद्दे यहाँ पर रखा है दोस्तों। पहला घरेलू घरेलू हिंसा के अर्थ के आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, तो इसमें सुरक्षा, जीवन जीवन और गरिमा या स्वतंत्रता, ये तीन पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो कौन सा, सो इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों सुरक्षा, दूसरा जो है जीवन और तीसरा है दोस्तों गरिमा या हम कह सकते हैं स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये तीन जो चीजें हैं और इनमें खासकर यहाँ पे क्षति पहुंचाई जाती है तो उसे कहा जाता है घरेलू हिंसा अधिनियम। सो ये जो तीन पॉइंट है दोस्तों एक महिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसकी सुरक्षा, उसका जीवन और एक गरिमा या हम कह सकते हैं स्वतंत्रता। ठीक है, सो इस प्रकार से यदि उनमें क्षति पहुंचाई जाती तो उसे कहा जाएगा घरेलू हिंसा। ठीक है, तो इसे अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में घरेलू हिंसा के कुछ प्रकार है जहां से आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन पॉइंटों को हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो पहला जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा शारीरिक हिंसा, यानी कि यहाँ पे किसी महिला को जो है शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि उसे मारपीट किया जाता है, या फिर जो है धक्का देना या फिर चोट पहुंचाना या फिर हथियार से जो है हमला करना, इस प्रकार के जो हमले किए जाते हैं या प्रताड़ना यानी कि प्रताड़ित किया जाता है, उसे कहा जाएगा शारीरिक हिंसा। यानी कि कुल मिला के यदि हम कहें दोस्तों यहाँ पे, तो शारीरिक रूप से उन्हें परेशान किया जाता है उसे कहा जाएगा शारीरिक हिंसा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो हिंसा आता है दोस्तों वो आता है यौन हिंसा, यानी कि किसी के साथ में शारीरिक संबंध बनाना या फिर अश्लील व्यवहार या अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, ये प्रकार होता है दोस्तों यौन हिंसा से। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों मानसिक एवं भावनात्मक हिंसा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसी को अपमानित किया जाता है या फिर किसी के साथ में गाली गलौज हम कह सकते हैं, या फिर धमकी देना, या फिर चरित्र का हनन करना, है ना, या फिर जो हम कह सकते हैं आत्महत्या के लिए मजबूर करना, इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है, इस प्रकार से प्रताड़ित जब महिला को
को किया जाता है तो वो कहलाता है दोस्तों मानसिक एवं भावनात्मक हिंसा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। पहला जो पॉइंट है दोस्तों शारीरिक, यानी कि इससे तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि किसी महिला को डायरेक्ट यानी कि हम कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरा हमने देखा था यौन हिंसा, ठीक है, जो कि किसी महिला को अवैध संबंध के तौर पर यह उन्हें मजबूर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे देखा दोस्तों मानसिक या भावनात्मक हिंसा, यानी कि किसी महिला को जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, या कह सकते हो कि इसके चरित्र का हनन किया जाता है। ठीक है, या फिर आत्महत्या के लिए उसे मजबूर किया जाता है, वो कहलाएगा दोस्तों मानसिक एवं भावनात्मक हिंसा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हिंसाएं यानी कि घरेलू हिंसा के 3 प्रकार है। पहला तो आप याद ही रखोगे, सेकंड पे आप याद रख पाओगे, इसके बाद में बात रही थर्ड की, तो थर्ड भी आप यहाँ से आप बहुत अच्छा से याद रख पाओगे दोस्तों। और इसको याद रखने का एक ही तरीका है दोस्तों, वो है आप 1-2 बार रिवीजन आप अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों आर्थिक हिंसा। ठीक है, सो आर्थिक हिंसा से आप कनेक्ट कर पाओगे दोस्तों कि आर्थिक स्थिति के आधार पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि वित्तीय रूप से जो है उसे निर्भर बनाया जाता है। यानी कि बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि ये जो महिला है वो क्या है घर का काम संभालेगी, है ना, या हम कह सकते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार जो होता है ना दोस्तों वो खासकर पुरुषों का होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से महिला जो है संपत्ति का अधिकार से कैसे हो जाती है, वंचित हो जाती है, या फिर आय के संसाधनों पर कहीं ना कहीं महिला को रोक लगाया जाता है। सो ये कहलाता है दोस्तों आर्थिक हिंसा। यानी कि इस प्रकार से घटना यदि घट रही है, किसी महिला को इस प्रकार से जो है उन्हें जो है अपने संपत्ति का अधिकार से वंचित किया जाता है, या फिर आय के संसाधनों से जो है उन्हें रोका जाता है, तो वो कहलाएगा आर्थिक हिंसा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट देखा दोस्तों। पहला जो है शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, उसके बाद में मानसिक और भावनात्मक हिंसा। ठीक है, इसके बाद में आर्थिक हिंसा। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था, यानी कि हम सकते हैं आर्थिक रूप से निर्भर, यानी कि आर्थिक रूप से निर्भर बनाना, जो कि इसके लिए रोका जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आर्थिक हिंसा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों। और आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे पूछेगा। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर अच्छा से याद रखना है, बस आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो दोस्तों। सो आपसे जो है क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, और अभी जहाँ तक जो मैंने एनालिसिस देखा दोस्तों, और मैं एनालिसिस लगातार देखते जाता हूँ, सो अभी जहाँ तक जो क्वेश्चन पूछे जाने की जो तरीका है, या फिर क्वेश्चनों का जो लेवल है दोस्तों, उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ थोड़ा आ रहा है, जो कि क्वेश्चनों को थोड़ा घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा है, और थोड़ा सा डीपली यानी कि डिटेल में आपसे पूछ ले रहा है, जो कि बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे है। ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यदि यहाँ पे क्लियर होगा दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, सो ये आप 3 पॉइंट यानी कि 4 पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों इस अधिनियम के तहत संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के तहत। ठीक है, सो यदि हम देखें दोस्तों इसमें जो है केवल जो है महिला ही इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है, ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, सो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ में यहाँ पे पुरुष हम कह सकते हैं कि नहीं कर सकता है। हाँ, पुरुष से यानी कि महिला से रिलेटेड जो घरेलू संबंध होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि बेटी हो गया, बहन हो गया, या फिर माँ हो गया, है ना, या फिर कुछ जो हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप होता है, उन महिलाओं के माध्यम से यहाँ पर जो है शिकायत यानी कि संरक्षण यानी कि इनको दिया जा सकता है। इसके साथ साथ में जो है विधवा महिला हो गया, या फिर दंपति हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, उनको भी यहाँ पर कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उनको संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है समझ में मुझे लगता है कि नहीं आया होगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त कर यानी कि प्राप्त कौन कर सकता है, तो वो कौन कर सकता है दोस्तों, केवल महिला कर सकता है। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे पुरुषों को जो है प्राथमिकता नहीं दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड, किसी भी प्रकार के घरेलू हिंसा हो रही हो, वो चाहे हम बात करें दोस्तों आर्थिक रूप से, या फिर शारीरिक रूप से, या फिर मानसिक एवं भावनात्मक रूप से, या फिर जो है आर्थिक हिंसा के आधार पर यदि कोई महिला को प्रताड़ित किया जाता है, तो भी यहाँ पर जो है इस अधिनियम के तहत उस महिला को यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, सेकंड और सॉरी माफ कीजिएगा, थर्ड पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, पत्नी वैवाहिक, यानी कि किसी महिला का विवाह हो गया है और उस कंडीशन में उसे प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यह अधिनियम उनकी संरक्षण करता है। ठीक है, इसके बाद में बेटी बहन, या फिर हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं ऐसी है जो
माँ है या फिर बहन है, तो उनका भी संरक्षण इस अधिनियम के तहत यहाँ पर किया जाता है, ठीक है? और खासकर जो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो रिलेशनशिप में होते हैं, उन महिलाओं का संरक्षण भी इस अधिनियम के तहत किया जाता है। सो खासकर ये पॉइंट वो है दोस्तों जो कि आपसे जो है आपसे यही पॉइंटर्स आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इन्हीं पॉइंटर्स से पूछे जाएंगे। खासकर विधवा महिला जो होती है, इनका संरक्षण भी इस अधिनियम के तहत किया जाता है। साथ ही साथ दंपत्ति हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं होती है, उनका भी संरक्षण इस अधिनियम के तहत किया जाता है, ठीक है? सो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। और ये वो पॉइंट है जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है? इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला पॉइंट को लेकर चलता हूँ दोस्तों, और हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कि खासकर आपसे पूछे जाते हैं। पहला, यानी कि घरेलू का संबंध, यानी कि हमने क्या देखा दोस्तों कि घरेलू संबंध की परिभाषा के आधार पर वो हिंसा जो कि 4 पॉइंट से, यानी कि 4 प्रकार से हमने यहाँ पे देखा था कि यदि किसी महिला को जो है शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है या फिर आर्थिक आधार पर परेशान किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है घरेलू हिंसा अधिनियम, ठीक है? इसके बाद में यदि हम देखें दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, वो कौन-कौन से हैं? सो इसमें क्या है दोस्तों कि यानी कि इसमें खासकर वह संबंध होता है या फिर हम कह सकते हैं इस अधिनियम के तहत उनका संरक्षण किया जाता है या फिर उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है दोस्तों, या फिर उनका हम कह सकते हैं कि उनका संरक्षण किया जाता है जो वह संबंध होता है, यानी कि जो रक्त संबंध, जैसे कि रक्त संबंध हो या फिर गोद लिए गए संबंध हो या फिर रिलेशनशिप से के कारण जो बना हुआ संबंध है, वो संबंध वो होता है दोस्तों। और उस संबंध के कारण यानी कि इस प्रकार से संबंध है और उस महिला को यदि प्रताड़ित किया जाता है, तो यहाँ पे जो है इस अधिनियम उस महिला को जो है पूर्ण रूप से उनका संरक्षण करता है और इसके लिए बहुत सारे प्रावधान अलग अलग किए गए हैं। साथ ही साथ जो है इनके संरक्षण के लिए अलग अलग यहाँ पे धाराएं लागू किए गए हैं। उन सबको भी हम यहाँ पर देखेंगे। खासकर यदि हम बात करें दोस्तों इस अधिनियम की विशेषता की, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ साथ में पति पत्नी का संबंध हो या फिर माँ बेटे या फिर भाई बहन का संबंध हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि पति पत्नी या फिर माँ बेटे के बीच में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं घटती है और कहीं ना कहीं माँ को या फिर हम कह सकते हैं महिला वर्ग को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है, या फिर भाई बहन के कंडीशन में भी कई बार ये जो है हमें देखने को मिलता है। और सास बहू जिस प्रकार से आपने थंबनेल में देखा है, सो कहीं ना कहीं ये वो विशेषता है दोस्तों जो महिला यानी कि किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है, और इस प्रताड़ना को रोकने के लिए भारत सरकार ने जो है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 यहाँ पर लाया है, ठीक है? इसके साथ साथ में प्रताड़नाओं के कुछ प्रकार है दोस्तों, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत न केवल शारीरिक हिंसा कर सकते बल्कि जो है मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा भी यहाँ पर शामिल है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको 4 प्रकार इसके हिंसा के बताया है, ठीक है? सो ये आप अच्छा से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में भारत सरकार ने जो है इस अधिनियम के तहत सुरक्षा अधिकार की यानी कि अधिकार की नियुक्ति की है दोस्तों। वो कौन कौन से अधिकार है वो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। सो पहला जो यहाँ पर इसके द्वारा नियुक्त किया गया दोस्तों, वो किया गया है कि प्रत्येक जिले में सुरक्षा अधिकारी जो है नियुक्त किए गए हैं, जो कि पीड़ित यानी कि जो पीड़िता जो होती है ना, उनकी सहायता कर सके और अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा सके, ठीक है? तो ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि इसके लिए क्या किया गया है कि पहला जो आपको देखने को मिलेगा कि प्रत्येक जिले में एक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो कि पीड़ित जो है जो पीड़ित है या फिर आप कह सकते हैं कोई ऐसा महिला है, ऐसी कोई महिला है जिसको प्रताड़ित यहाँ पर किया जा रहा है, तो उस महिला को सुरक्षित यानी कि सहायता प्रदान करने के लिए जो है प्रत्येक जिले में एक सुरक्षा अधिकारी की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है, ठीक है? और ताकि ये अधिकारी जो है उस महिला को जो प्रताड़ित हो रही है उस महिला को सहायता दे सके, साथ ही साथ उन्हें अदालत में रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कराने के लिए जो है उनको सहायता कर सके, ठीक है? इसके बाद में त्वरित कानून की सहायता यहाँ पर हो, जैसे कि महिलाओं को निःशुल्क सहायता यहाँ पर प्रदान किया जाए। साथ ही साथ यदि महिला जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, हम कह सकते हैं इस कंडीशन में, तो कहीं न कहीं उसे जो है परामर्श दिया जा सके। सो इस प्रकार की जो तकनीकी सेवाएँ हैं, वो भी जो है यहाँ पर इस अधिनियम के तहत दिए जाते हैं। साथ ही साथ शिप के कंडीशन में होने वाली जो घटनाएँ हैं, उनमें भी महिलाओं को यहाँ पर सुरक्षा दिया जाता है, ठीक है? सो ये आप अच्छा से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? सो सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो हमने यहाँ पे देखा दोस्तों, जो है प्रत्येक जिले में एक अधिकारी की नियुक्ति होती है, जो कि खासकर जो है उस महिला की हेल्प करता है या सहायता करता है जो प्रताड़ित हो रही है, ठीक है? इसके बाद में रिपोर्ट यानी कि अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत यहाँ पर की जाती है। साथ ही साथ त्वरित सहायता हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि कानूनी व्यवस्था हम कह सकते हैं, जो कि निःशुल्क यहाँ पर महिलाओं को दिया जाता है। और साथ ही साथ परामर्श जैसे जो
व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, ठीक है? सो ये आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं के अधिकार के लिए कुछ धाराएँ यहाँ पर इस अधिनियम के तहत लागू किए गए दोस्तों, वो कौन-कौन से हैं? ये खासकर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। पहला जो है निवास का अधिकार, यानी कि कोई ऐसा महिला है जो प्रताड़ित यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है या फिर जिनको प्रताड़ना यानी कि प्रताड़ित ज़्यादा किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में इस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने धारा 17 के तहत जो है उस महिला को निवास यानी कि संरक्षण के लिए या फिर निवास के लिए यहाँ पर जो है शरण देता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो पीड़िता को अपने पति या फिर ससुराल के घर में रहने का पूरा अधिकार है, भले ही वह घर यानी कि भले ही वह घर जो है पति के नाम पर हो, फिर भी वहां पर रह सकता है। और ये अधिकार कौन सा देता है दोस्तों? ये अधिकार देता है धारा 17। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं? अब मैं इसी को एक क्वेश्चन के रूप में लेता हूं कि मान लीजिए कोई एक ऐसी महिला है जिनका विवाह हो चुका है और उनके बीच में कहीं ना कहीं उसका जो पति है उसकी पत्नी को प्रताड़ित करता है, और वह जो महिला है हम कह सकते हैं कि वह महिला जो है अपने ससुराल में रहने के लिए जा रही है या रह रही है, लेकिन उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, मानते हैं कि उसका जो पूरा प्रॉपर्टी है या फिर उसका जो घर है उसके पति के नाम पर है, तो उस कंडीशन में जो है उसको उसके पति के घर पे रहने का जो अधिकार है, कौन सा अधिनियम यानी कि कौन सा धारा देता है, ठीक है? सो वो आएगा दोस्तों धारा 17, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? और यदि उसको निकाला जाता है दोस्तों, तो उसके अंतर्गत जो है उसके ऊपर में मुकदमा यहाँ पर चलेगा या फिर कहीं ना कहीं इस अधिनियम के तहत जो है उनके ऊपर में कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ जो इस धारा के तहत जो प्रावधान है सजा के या फिर जुर्माने के, वो यहाँ पर जो है उसको दिया जाएगा, ठीक है? सो ये आप अच्छा से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? उसे घर से निकाल नहीं सकता दोस्तों, और भले ही वह किराए का मकान ही क्यों ना हो। ये भी एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो पहला हमने क्या देखा दोस्तों, धारा 17 को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूं मैं शॉर्टकट में। पहला कि यदि कोई महिला यानी कि विवाहित है और वो अपने यानी कि पति के घर पे रह सकती है, यदि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई हो सकते हैं या तीन हो सकते हैं। पहला कंडीशन कि जो पति है उसका जो यानी कि जो घर है उसके नाम पर है तो भी रह सकती है। तीसरा जो पॉइंट हमने यहाँ पर देखा, यदि मकान जो है किराए पर है और उसका जो है हक या फिर किराया जो देता है वो उसका पति है, तो यानी कि उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि रह सकता है, और उसके उससे यानी कि उस महिला को निकालने का अधिकार यहाँ पर उस पुरुष का नहीं होता है, ठीक है? और ये पूरा प्रावधान जो है धारा 17 के तहत किया गया है, ठीक है? सो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला धारा था दोस्तों धारा 18, ठीक है? सो धारा 18 के अंतर्गत दोस्तों अदालत में हिंसा करने वाले व्यक्ति को पीड़िता के संपर्क में आने से रोका जाता है, साथ ही साथ धमकाने या फिर हिंसा करने से रोकने के लिए यहाँ पे जो है धारा 17 यहाँ पर लागू की जाती है। इस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पर की जाती है, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत जो है किसी महिला को जो है यदि वो शिकायत करती तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं उस महिला को धमकाया जाता है या फिर उसको परेशान किया जाता है ना बताने के लिए। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है इसके लिए जो है धारा 17 यहाँ पर लागू की जाती है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों वित्तीय सहायता, ठीक है? यहाँ हम कह सकते हैं दोस्तों इस अधिनियम के तहत जो है महिलाओं को चिकित्सा जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाती है। साथ ही साथ मानसिक रूप से यदि किसी महिला को प्रताड़ित यहाँ पर किया गया है तो उस कंडीशन में उस महिला को मुआवजा के तौर पर जो है उससे यहाँ पे धनराशि दी जाती है, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और गुजारा भत्ता भी यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सरकार के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है? सो ये था दोस्तों धारा 20, ठीक है? सो हमने क्या कौन कौन सा धारा देखा दोस्तों? धारा 18 के अंतर्गत मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यदि यानी कि कोई पुरुष है और किसी महिला के साथ में उसका विवाह हुआ है तो उस महिला को वो नहीं निकाल सकता है, क्योंकि इसका अधिकार जो है या फिर इसका संरक्षण कौन कर रहा है? धारा 18 कर रहा है, ठीक है? इसके बाद में हमने देखा दोस्तों धारा 20, जो कि धारा 20 के तहत हमने यहाँ पर क्या देखा था कि वित्तीय सहायता प्रदान यहाँ पर यानी कि वित्तीय सहायता के रूप में जो है सरकार यहाँ पर प्रदान करती है, जिसमें कि निःशुल्क चिकित्सा हो या फिर उसका जो खर्चा आ रहा है वो गवर्नमेंट उठाती है। साथ ही साथ मानसिक रूप से किसी महिला को प्रताड़ित यदि वहां पर किया गया है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा उसका रोजी रोटी चल सके, उसका गुजारा हो सके, इसके लिए मुआवजा के तौर पर जो है यहाँ पे कुछ धनराशि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर दी जाती है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, और वो धारा है 21, यानी कि बच्चा
पालने का जो अधिकार है वो देता है दोस्तों धारा 21। यानी कि यदि कोई महिला महिला का बच्चा है तो अदालत महिला को बच्चे का अभिरक्षा देने के लिए यानी कि आदेश यहाँ पर देता है। ठीक है, तो कौन सा है? धारा 21। यानी मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मानता हूँ दोस्तों, तो मान लीजिए ये कोई पुरुष है और एक कोई महिला है। ठीक है, इनका दोनों का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में एक बच्चा हुआ। ठीक है, अब आगे जाके हुआ यूं कि पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं विवाद चलते रहा और ये मामला कहाँ पे जाता है? कोर्ट में कहीं ना कहीं गया। तो अब यहाँ पे परमिशन कोर्ट यानी कि कोर्ट जो है बच्चे का पालन पोषण करने के लिए किसको देगा दोस्तों? सबको देगा, महिला को। ठीक है, किसको देता है? महिला को देता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जहाँ से क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो धारा है दोस्तों वो है धारा 22। यानी कि इस धारा के तहत जो है पीड़िता को मानसिक पीड़ा और साथ ही साथ आघात के लिए यहाँ पर मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं दोस्तों कि यदि कोई ऐसी महिला है जो जिसको बहुत ज्यादा अधिक प्रताड़ित किया गया है, उस पर बहुत ज्यादा अधिक जो है घात किया है, यानी कि आघात रूप से यानी कि उनको प्रताड़ित किया गया है, तो उस कंडीशन में भारत सरकार यहाँ पर उनको मुआवजा के तौर पर जो है यहाँ पे धनराशि उपलब्ध करवाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप अच्छा से याद रखिएगा दोस्तों। सो हमने यहाँ पे कौन कौन सा धारा देखा उसको मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला धारा 18, धारा 18 में संरक्षण के आदेश है। इसके बाद में धारा 20 में मैंने आपको बताया था वित्तीय सहायता, यानी कि यहाँ पर चिकित्सा हो गया, साथ ही साथ प्रताड़ित यानी कि इस महिला को किया गया है तो उसके उसके संरक्षण के लिए या फिर हम कह सकते हैं उसके जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार मुआवजा के रूप में उसे धनराशि उपलब्ध करवाती है। इसके साथ साथ में दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था दोस्तों धारा 21, और इसके तहत किसी महिला को जो है उसके बच्चे का पालन पोषण का जो अधिकार है या अभिरक्षा का जो आदेश है वो महिला को दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में धारा 20 हमने देखा था दोस्तों 22, जिसमें जिसके तहत जो कोई ऐसी महिला है जिसको जो बहुत ज्यादा पीड़ित है तो उस कंडीशन में उस महिला को मुआवजा के रूप में कुछ धनराशि यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, तो ये आप अच्छा से याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में घरेलू अधिनियम के तहत कुछ प्रक्रियाएं हैं, वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। सो पहला जो पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शिकायत, यदि कोई महिला प्रताड़ित है तो वो शिकायत कहाँ करेगी, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। सो आपको याद रखना है यदि कोई महिला इस प्रकार से प्रताड़ित है तो उसका जो शिकायत है कौन कर सकता है, कहाँ करना है, ये हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। सो यदि ऐसी कोई घटना घटती है तो इस कंडीशन में किसी भी पुलिस स्टेशन में हेल्पलाइन यानी कि महिला हेल्पलाइन या फिर सुरक्षा अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट के पास में शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो शिकायत के लिए कहाँ कहा जा सकता है दोस्तों? एक तो पुलिस स्टेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद में महिला हेल्पलाइन नंबर, साथ ही साथ सुरक्षा अधिकारी या फिर हम कह सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास में। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और मजिस्ट्रेट के पास में जाने के लिए क्या करना होता है दोस्तों? आवेदन यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, और पीड़िता यानी कि जो पीड़िता है मजिस्ट्रेट के सब जो है समक्ष आवेदन दे सकती है और मजिस्ट्रेट उससे 3 दिन के भीतर या 3 दिन के अंदर में यहाँ पर सुनवाई करता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है? मान लीजिए कोई महिला प्रताड़ित है और वो महिला मजिस्ट्रेट के पास में एक आवेदन अप्लाई करती है, तो उसका निराकरण ही आप कह सकते हो दोस्तों। इसकी सुनवाई कितने दिन में होगी? क्या 2 दिन में होगी, 3 दिन में होगी, 4 दिन में होगी या फिर 5 दिन में होगी? तो आपको याद रखना है कितने दिन में होगी, 3 दिन में होगी। तो क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से आपसे पूछे जाने की संभावना यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ जाती है दोस्तों। इसके बाद में न्यायालय द्वारा यदि हम देखें दोस्तों, तो न्यायालय द्वारा अदालत आरोपी के खिलाफ यहाँ पर संरक्षण का आदेश देता है, साथ ही साथ आर्थिक सहायता का आदेश यहाँ पर जो देता है दोस्तों, और साथ ही साथ बच्चे की अभिरक्षा का जो आदेश है वो कौन देता है दोस्तों? वो भी न्यायालय द्वारा ही दिया जाता है। और वो किसको दिया जाता है? सो महिला को दिया जाता है। ठीक है, सो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, ना कि पुरुष को। ठीक है, सो पुरुष को यहाँ पर नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आरोपी के लिए जो दंड का प्रावधान है दोस्तों इस अधिनियम के तहत, वो क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसके लिए जो है दोस्तों 1 वर्ष, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि उल्लंघन यदि कोई करता है इस अधिनियम का तो उसको 1 वर्ष का सजा यानी कि 1 वर्ष तक का जो सजा है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं दोस्तों दो यानी कि 20,000 रुपए का जो जुर्माना यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, सो 2 कंडीशन अप्लाई होते हैं दोस्तों। पहला सजा का जो प्रावधान है 1 वर्ष का है। ठीक है, इसके बाद में इसमें जो
धनराशि है दोस्तों, ये हम कह सकते हैं दोस्तों, जो जुर्माना है वो कितना है, 20,000 है। ठीक है, तो ये दोनों आप अच्छा से याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में घरेलू हिंसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। सो पहला जो प्रावधान यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा किया गया दोस्तों, वो किया गया है भारतीय दंड संहिता, जिसे कहा जाता है आईपीसी। और ये भी एक हम कह सकते हैं दोस्तों एक टॉपिक ही है जिसे आपको, यानी कि जिसको आपको अच्छा से पढ़कर जाना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है दोस्तों यहाँ से। ठीक है, सो यदि हम बात करें दोस्तों भारतीय दंड संहिता, जिसे कहा जाता है आईपीसी एक्ट की, सो इसमें धारा जो है 498 ए के तहत जो है दोस्तों, जो है दहेज प्रताड़ना या फिर दहेज के मामले में यदि किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है, उनको उत्पीड़न के तौर पर उन्हें जो है परेशान किया जाता है, तो ये भी घरेलू हिंसा से ही संबंधित है। ठीक है, और इसमें धारा कौन सा दोस्तों, 498 ए। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, सो ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि धारा 498 में क्या प्रावधान है। सो ये धारा 498 के तहत जो है किसी महिला को दहेज उत्पीड़न के तौर पर उसे परेशान किया जा रहा है, तो वो जो है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आएगा। ठीक है, और उसकी रक्षा जो है 498 के तहत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में दहेज जो है दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम, क्योंकि इसको भी हमने बहुत अच्छा से कंप्लीट किया दोस्तों, वो चाहे भारतीय दंड संहिता की बात करें या फिर दहेज जो है प्रतिनिषेध अधिनियम की। ठीक है, सो इसको हमने अच्छा से कवर किया है, और इसके पूरे क्लासेस आपको जो है प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। सो आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों, या फिर मैं समय समय पर जो है नया अपडेट करते हुए मैं आप लोगों के लिए क्लासेस ला रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत बार हो रहा है दोस्तों कि क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चनों का लेवल आपसे ज्यादा अच्छा टफ पूछ लिया जा रहा है, तो उन पॉइंटों को मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा से और बहुत ही सोच समझ कर ऐड करता हूँ। सो हर एक क्लास कहीं ना कहीं एक अलग होगा, और वहां पे कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस अधिनियम के तहत पहला हमने देखा था दोस्तों आईपीसी एक्ट जो कि 498। इसके बाद में दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेने और दहेज देने की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर जो है ये अधिनियम यहाँ पर लाया था दोस्तों, और ये भी घरेलू अधिनियम का एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान यहाँ पर किया गया दोस्तों। इसके बाद में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो कि 2006 में यहाँ पर आया दोस्तों, और बाल विवाह अपराध को कम करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर पुनः फिर से घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रति यहाँ पे कानूनी प्रावधान यहाँ पर रखा है दोस्तों। इसके बाद में हिंदू विवाह अधिनियम जो कि 1955, अभी तक यहाँ पे हिंदू विवाह अधिनियम पे से क्वेश्चन नहीं आया दोस्तों, बाल विवाह निषेध अधिनियम से आ चुका है। अब हम जो नेक्स्ट अगला मेरा क्लास होगा जिसमें कि मैं हिंदू विवाह अधिनियम को एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहाँ से कहीं ना कहीं बढ़ जाती है दोस्तों। तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है दोस्तों सन 1955 के तहत धारा 13 बी पे जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है तलाक का प्रावधान यहाँ पर करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो खासकर धाराओं से डायरेक्ट जो धारा का जो उद्देश्य है, यानी कि धारा यानी कि किसका संरक्षण करता है, वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, सो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट को लेकर चलता हूँ दोस्तों आपको, और हम यहाँ पे देखते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, यानी कि किन पर लागू होती है और किस कंडीशन में ये लागू नहीं हो सकती, उन पॉइंटों को भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यह केवल महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है, न कि पुरुषों को, ये मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था। और बुजुर्गों को भी जो है घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कुल मिला के जो है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं को यहाँ पे सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में कई ऐसे मामले अभी आते हैं दोस्तों घरेलू अधिनियम के तहत कहीं ना कहीं उनका दुरुपयोग किया जाता है, और ये एक कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा या फिर इस अधिनियम का एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं दोस्तों की चुनौती है, और इसके कारण बहुत सारे दुरुपयोग भी हो रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने जो है इस पे बहुत ही कड़े प्रावधान किया है, और इसके तहत कहीं ना कहीं संरक्षण और साथ ही साथ इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है या फिर इसका जो दुरुपयोग होता है कहीं ना कहीं काफी हद तक कम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में त्वरित न्याय दिलाने की जो व्यवस्था है, व्यवस्था के बावजूद कई बार मामले जो है निपटाने के यानी कि निपटारे में कहीं ना कहीं देरी होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं दोस्तों जो है कि एक चुनौती हम कह सकते हैं जो कि इस अधिनियम का है। ठीक है, सो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों। सो अभी तक हमने कौन कौन सा पॉइंट पढ़ा वो आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था, और मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक पॉइंट को अच्छा से समझा होगा, और यहाँ से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईमानदारी से इन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, और ऐसे ही क्लासेस आप देखते रहिएगा दोस्तों, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।